गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत पढ़ेंगे और उसमें पाठ 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। और इसके जो राइटर हैं वो हेलन केलर हैं। तो इस टाइटल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो देखकर भी नहीं देखते, इसका तात्पर्य क्या होगा कि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम कुछ चीज़ों को देखते हैं और उसको बहुत अंदर तक के अपन महसूस नहीं करते हैं। देख तो लेते हैं लेकिन उसकी जो खूबसूरती, उसकी विशेषता या कुछ खासियत होती है उसको हम अंदर तक के महसूस नहीं करते हैं। देखने के बाद कोई हमारे में इतनी अच्छी कोई फीलिंग्स नहीं आती, उसके बारे में हम उतना विचार नहीं कर पाते हैं। तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो साधारण सी चीज़ को भी देख के उसकी खूबसूरती का या उसके अंदर की अच्छाई का एहसास करते हैं। तो इस लेसन में आपको यही बताया गया है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं उसकी कद्र हम नहीं करते हैं, उसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं, उसकी खूबसूरती को हम देख नहीं पाते हैं। तो जो चीज़ हमारे पास है हम उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। और इस चीज़ को वो व्यक्ति अच्छे से समझाया है जिसके पास वो चीज़ नहीं है, लेकिन वो उस चीज़ को हमसे ज़्यादा अच्छे से महसूस कर रहा है जो हमारे पास है। एग्जाम्पल के लिए जो ये लेखिका हैं हेलन केलर, वो न देख सकती हैं और न सुन सकती हैं, न उनकी आँखें हैं और न उनकी सुनने की शक्ति है। तो वो ऐसा महसूस करती हैं कि जो लोगों के पास आँखें हैं, उनके कान सुनने के काबिल हैं, वो प्रकृति की खूबसूरती को इतना महसूस नहीं कर पाते जितना अच्छे से वो प्रकृति की खूबसूरती को महसूस करती हैं। यही इस पाठ पे उन्होंने समझाने की और बताने की कोशिश की है। तो आप जब ये लेसन पढ़ोगे तो आप भी उस चीज़ को बहुत यदि गंभीरता से सुनोगे और समझोगे तो आप भी उस चीज़ को महसूस करोगे कि वाकई में जो हमारे पास चीज़ें होती हैं और हम उसकी उतनी ज़्यादा कद्र नहीं करते हैं, उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं समझते, लेकिन जिनके पास वो चीज़ नहीं होती है उनको पता रहता है कि उस चीज़ की कितनी वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लेखिका के बारे में पढ़ेंगे। तो हेलन केलर 1880 टू 1968, अमेरिका, एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। मतलब वो खुद ब्लाइंड थी, उनकी आंखें नहीं थीं, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं होने के बाद भी दुनिया को बहुत कुछ दिया। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो और न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि हमको पढ़ने के लिए आँखों की ज़रूरत होती है और कोई भी कुछ समझाए तो उसको हमको सुनने के लिए कानों की ज़रूरत होती है, जो कि दोनों उनके पास नहीं था। फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। तो हेलन केलर ने दुनिया को जो चीज़ दी है वो बहुत कीमती है। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनको देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो मात्र 1.5 साल की उम्र में कोई ऐसी उनको गंभीर बीमारी हो गई जिससे उनकी दोनों शक्ति खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने जीवन को से हार नहीं मानी, कभी अपने कमी को अनुभव नहीं किया और उसको लेकर उन्होंने कभी अफसोस नहीं किया, बल्कि जो था उससे उसके बल पे वो बहुत आगे बढ़ी, ना कि अपने को बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा स्रोत बनी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा, आत्मकथा मतलब उन्होंने अपने बारे में जो लिखी ऑटोबायोग्राफी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टोरी ऑफ लाइफ, उसकी बुक का नाम था स्टोरी ऑफ लाइफ, में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि वो 1.5 साल की थी, 1.5 साल के बच्चे को ये याद रहना मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती। तो कभी लाइट गोल हो जाती है या रात होती है तो हमें चारों तरफ अंधेरा दिखता है और हम बहुत घबरा जाते हैं, हम बहुत प्रतीक्षा करते हैं कि कब प्रकाश आए, कब लाइट हो और हमें सब कुछ दिखने लगे। तो उनके जीवन में तो पूरी रात ही रात थी क्योंकि उनकी कोई रोशनी नहीं थी। तो उनको बचपन में शुरू में ऐसा लगता था कि ये रात खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती।
दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। तो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इन वर्ल्ड में, उसमें सब में ट्रांसलेट हुआ है, ये बुक पब्लिश हुई है। और इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख, बहुत सारे आर्टिकल और 10 किताबें प्रकाशित हुई हैं, पब्लिश हुई हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। तो वो नेत्रहीन और सुनने के काबिल नहीं होते हुए भी पूरे दुनिया में घूमी और इनके जो जिन लोग दृष्टिहीन थे उनके अधिकारों के लिए बहुत से काम किया और विश्व शांति के लिए भी काम किया। और हेलन केलर भारत भी आई थी। तो चलिए पहले हम ये लेसन पढ़ते हैं। जो देखकर भी नहीं देख सकते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। कौन बोल रहा है? ये लेखिका हेलन केलर। यह परखने के लिए वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उसका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। आदी मतलब अभ्यस्त हो गई हूँ, आदत पड़ गई है। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले लेसन के पहले बताया था कि उनका ये मानना था कि जिनकी आंखें होती हैं वो दुनिया को बहुत अच्छे से न देख सकते हैं और न उसकी खूबसूरती को महसूस करते हैं। तो लेखिका कहती हैं हेलन केलर कि मैं कभी कभी अपने फ्रेंड्स की परीक्षा लेती हूँ कि वो क्या क्या देखते हैं। क्या क्या देखते हैं का ये मतलब नहीं कि जो हमको दिखाई दे रहा है वो बस खाली एक चित्र की भांति हो। तो वो जैसे एक एग्जांपल दी कि हाल ही में उनकी एक कोई मित्र थी, वो जंगल की सैर के बाद वापस लौटी। तो उनसे पूछा कि क्या क्या देखा, तो उन्होंने बताया कि कुछ खास नहीं। तो उनको लेकिन अब इस तरह के उत्तरों के से कोई आश्चर्य नहीं होता था। जबकि होता क्या है, जंगल के हम भी शौकीन हैं, हम लोग भी जंगल जाते हैं। तो मेन जो अट्रैक्शन रहता है जंगल का वो रहता है वहाँ के जंगली जानवर देखने का। और यदि जंगली जानवर दिख गए तो ऐसा लगता है कि जंगल की यात्रा हमारी सफल हुई। लेकिन यदि नहीं दिखे तो लोग डिसअपॉइंटेड होते हैं, कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं है जंगल में, अरे मज़ा नहीं आया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जंगल में जानवरों के अलावा भी बहुत खूबसूरत चीज़ें होती हैं। वहाँ का जैसे मौसम होता है, वहाँ के दृश्य होते हैं और वहाँ का जो वातावरण होता है, जो शांति होती है, जो पक्षियों की आवाज़ होती है, जंगलों का जो अपना अस्तित्व होता है, वही बहुत खूबसूरत होता है। तो यही फ़र्क होता है कि हेलन केलर जैसे लोगों के साथ या हम जैसे लोगों के साथ भी, कि जंगल में ज़रूरी नहीं है कि आप जंगली जानवर देखें तो ही आप जंगल की खूबसूरती को समझेंगे। उसके अलावा भी जंगल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी खूबसूरती को आप देख सकते हैं। लेकिन आप अपने एक मानसिकता हम बना लेते हैं कि ये है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जबकि हेलन केलर का कहना है कि यदि आपकी आँखें हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों की सुंदरता को, बहुत सारी चीज़ों की अच्छाइयों को महसूस करिए। आगे पढ़ते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना दिखे? तो जैसा मैंने आपको पहले बोला कि ज़रूरी नहीं है कि जानवरों से ही खूबसूरती हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ नदी, झरने, पहाड़ या जंगल की खूबसूरती, पेड़ हैं। तो ये सारी चीज़ें भी अपने आप में बहुत खूबसूरत होती हैं, बशर्ते उसको देखने के लिए आपकी नज़रें उस तरह की या आपका मन या मस्तिष्क उस तरह से तैयार हो। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, उनका कहना है कि मैं तो कुछ भी नहीं देख सकती। सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं, फिर भी मैं उनको महसूस करती हूँ। देख नहीं सकती लेकिन उसकी सुंदरता को महसूस करती हूँ, जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। तो वो कैसे पहचानती है? मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। तो कितने अच्छे तरीके से वो पहचानती थी। जबकि हम आँख वाले हैं, लेकिन यदि आपको कोई पत्तियों को दे और डिफरेंस करना बोले तो आप शायद ना कर पाओ, क्योंकि हम कभी उस चीज़ की गंभीरता से उस चीज़ को समझते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है उस चीज़ के बारे में। और चूँकि उनकी आँखें नहीं हैं इसलिए उनको और संवेदना अपने में और बहुत ज़्यादा जागरूकता लाना पड़ता है कि कैसे हम ये समझें। तो कैसे पहचानती थी? तो भोजपत्र मतलब एक पत्ती होती है, उसकी पेड़ की जो छाल होती है वो बहुत चिकनी होती है
और चीड़ जो होता है, जो पहाड़ों में अधिकतर पाया जाता है, तो उसकी जो छाल होती है वो खुरदरी होती है। तो उससे वो डिफरेंस पहचान लेती थी कि ये कौन सा पेड़ है, स्पर्श से, उसके टच करने से। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। अब वो मौसम कैसे जानती थी कि वसंत जब होता है, मतलब स्प्रिंग सीजन जब आता है, तो टहनियों में नई नई, सभी को मालूम है वसंत ऋतु में फूलों का मौसम होता है, तो जो नई कलियां वो कैसे खोजती हैं। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मलमल मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। तो फूल देख तो नहीं सकती थी, लेकिन उसको छू के पहचानती थी कि उसकी घुमावदार, फूल देखे हम आपकी गोल ही अधिकतर रहते हैं, तो उसको वो छू कर, और पंखुड़ी जो उसकी होती है वो कैसी रहती है, बहुत सॉफ्ट, बहुत स्मूथ रहती है, तो उसको छूने से ही उनको बड़ा आनंद मिलता है। जबकि हम आँख वाले एक नज़र देख के और फिर उसको विस्मृत कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान भी नहीं देते। हाँ, फूल बहुत अच्छा है, लेकिन उसको कभी बहुत गंभीरता से, बहुत ध्यान से नहीं देखते कि हाँ फूल कैसा है, किस रंग का है, कैसी उसकी पत्तियां हैं, कैसा घुमावदार है। लेकिन जिसकी आँख नहीं है वो उस चीज़ को बहुत बारीकी से देखता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। जादू का एहसास होना मतलब कि उसकी खूबसूरती, प्रकृति कैसे खूबसूरत है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि प्रकृति बहुत खूबसूरत होती है। उस खूबसूरती को महसूस करने के लिए आपका मन और आपका मस्तिष्क उस तरीके से होना चाहिए। तो जंगलों में जब आप जाओगे, तो यहाँ पर जब हम शहर में रहते हैं तो कोई भी पक्षी बोलता है तो हमको बहुत ज़्यादा कोई उसके में आकर्षण नहीं लगता, क्योंकि ना तो वातावरण रहता है, ना वो पक्षी भी वैसे रहते हैं। लेकिन जब आप जंगल जाओगे और वहाँ पर कोई पक्षियों की आवाज़ आएगी तो आपको बहुत अलग सी फीलिंग होगी। तो हेलन केलर का कहना वही है कि जब कभी भी मैं टहनी पर खुश नसीब होती हूँ, खुश नसीब मतलब कि बहुत खुश हो जाती हैं, वो अपने भाग्य को बहुत थैंकफुल मानती हैं कि जब टहनी पर हाथ रखते ही पक्षियों की मधुर आवाज़ गूंजने लगती है। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। तो झरने के पानी को कैसे देख तो सकती नहीं है, हाथ से जब वो छूती हैं तो उनको महसूस होता है कि ये झरने का पानी है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान कभी किसी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। तो घास का मैदान जिसको हम मेडोज़ भी बोलते हैं, और चीड़, यदि आपको कभी पहाड़ों में जाने का मौका लगे तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जब चीड़ के बहुत विशालकाय पेड़ होते हैं और उसकी जब पत्तियाँ झड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई, जैसे लेखिका ने भी कहा है कि महंगे कालीन, जो कारपेट होता है, उससे भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो सौभाग्य से मुझे ये देखने का मौका मिला था जब हम नैनीताल गए थे। तो चीड़ की जो पत्तियां रहती हैं वो जब पूरी बिछ जाती हैं तो आप उसके ऊपर चलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पैर फिसल रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत होता है। और उस चीज़ को, जिस चीज़ को हम बहुत मामूली सा समझते हैं, उसको हेलन केलर खाली महसूस करके उसकी सुंदरता को महसूस करती हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। तो जब मौसम बदलता है, बरसात के बाद ठंड आती है, या ठंड के बाद वसंत आता है, वसंत के बाद ग्रीष्म आती है, तो उसकी खुशबू और उसका जो समा होता है, उसका जो माहौल होता है, वह उनके जीवन में एक नया उत्साह, एक नया रंग भर देता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उसको महसूस करने से उनको इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है, तो जरूर जाहिर सी बात है कि उनको उस चीज़ को देखने का भी बहुत इच्छा होती होगी, और उस समय उनका मन बड़ा बेचैन हो जाता है देखने के लिए। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो ही जाएगा। तो लेखिका का कहना है कि यदि छूने से इतना अच्छा लग रहा है तो देखने से तो ऐसा लगेगा कि कितना ही खूबसूरत है, परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। तो लेखिका का कहना है कि जितना अंदर से गहराइयों से मैं महसूस करती हूँ, तो जिनकी आंखें हैं वो उतना महसूस नहीं करते हैं। उसका कारण बहुत बड़ा ये भी है कि हम रोज़ उन सब चीज़ों से रूबरू होते हैं, देखते रहते हैं, तो उसके लोगों के लिए वो उतना
आकर्षण वाली चीज़ नहीं रह पाती है, उनके लिए कोई बहुत नई चीज़ नहीं रहती, शायद वो इसलिए उस चीज़ को इतना महसूस नहीं कर पाते होंगे। लेकिन अपना अपना स्वभाव होता है। जो प्रकृति प्रेमी होते हैं वो कभी कभी, जिनकी आँख होती भी है, जो देख भी सकते हैं, वो उस चीज़ को बहुत आनंद लेते हैं। लेकिन लेखिका का कहना सही है। 75% लोग ऐसे होते हैं जो देखने के बाद भी उसकी चीज़ों को नहीं देख पाते। कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी सुंदरता को, उसकी खूबसूरती को महसूस नहीं करते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। बहुत ही अच्छी लाइन है ये, जो 2 लाइन उन्होंने कहा है, एक बार हम फिर से इसको पढ़ेंगे। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। हर इंसान के अंदर क्षमता मतलब कैपेसिटी, उसके में कोई ऐसी खासियत होती है, लेकिन वो उसको महसूस नहीं करता, उसको पता नहीं रहता, उसको निखारता नहीं है। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। तो मनुष्य का स्वभाव है कि उसको वो चीज़ चाहिए रहती जो उसके पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है उस चीज़ की हम कभी कदर नहीं करते कि ये चीज़ हमारे पास है तो हम इसको आगे बढ़ाएं, इससे हमको ये मिल सकता है। बल्कि हम उस चीज़ को, मृगमरीचिका एक ऐसी चीज़ होती है कि रेगिस्तान में आप जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पानी है, किसी चीज़ का प्रतिबिंब, छाया देखकर, और आप आगे बढ़ते जाओगे और आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। तो मनुष्य का स्वभाव भी सेम इसी तरह है कि वो उस चीज़ को पाने की कोशिश करता है जो उसके पास नहीं है। लेकिन जो है उसके पास, वो उस चीज़ को कभी भी महसूस नहीं करता, न कदर करता है। वो हमेशा उस चीज़ के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तो लेखिका ने आखिरी में अपने लेसन का अंत करते हुए ये लिखा है कि कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को, ये जो हमारा शरीर है वो किसका है? भगवान का आशीर्वाद है। मतलब देखा जाए तो कितने करोड़ योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। तो सबसे पहले तो हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें मनुष्य का जीवन दिया है, और मनुष्य का जीवन देने के बाद हमारे पूरे शरीर को पूर्ण रूप से बनाया है, दृष्टि का आशीर्वाद दिया है। मतलब भगवान ने हमारे आँखें दी हैं, हमको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। कभी कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं, सोचते हैं हमको भगवान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए, भगवान ने जब हमें बनाया तो पूरे शरीर को दिया, आँखों का आशीर्वाद दिया। लोग इसको बहुत साधारण सी चीज़, आँख ही तो है, लेकिन कभी ये सोचना चाहिए कि जिनके पास नहीं है वो लोग इसकी वैल्यू बताते हैं। तो इस नियामत से ज़िंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। मतलब आप हर वो चीज़ को देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, और अपने जीवन को इंद्रधनुष के रंगों की तरह हरा भरा रख सकते हो। तो कहने का मतलब है, इस लेसन के अंत में हम इसका एक सार या एक मैसेज यही निकाल सकते हैं कि जो भी हमें ईश्वर ने दिया है उसकी हमें क्या करना चाहिए? कद्र करना चाहिए। और जो भी हमारे आसपास है उसकी खूबसूरती को हमें महसूस करना चाहिए, और जो हमें ईश्वर ने दिया है उसका हमें धन्यवाद देना चाहिए। तो ये लेसन को अच्छे से आप रीड करेंगे, बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आपको आगे इसका PDF भेजेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।